नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 1 दिसंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुषों का एकल खिताब जीता है? लिन डैन, एंडर्स एंटोनसेन, विक्टर एक्सेल्सन या केंटो मोमोटा? तो देखो सर, जो इंडोनेशिया मास्टर्स पुरुष एकल बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसे जीता है इस बार केंटो मोमोटा ने। ठीक है, ये जापान के खिलाड़ी हैं, ये जीता है पुरुषों का एकल टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स का केंटो मोमोटा ने। देखो ये काफी पूछा जाता है सर, काफी फेमस है इंडोनेशिया मास्टर्स। ठीक है, पुरुष का भी पूछा जाता है और महिला का भी पूछा जाता है। अगर पुरुषों की बात हो, पुरुष एकल खिताब किसने जीता, वो जीता है केंटो मोमोटा ने। और महिलाओं की बात करें, वुमेन्स की, तो ये जीता है सर साउथ कोरिया की आन से यंग ने। ठीक, आन सांग यांग बोलते हैं इनको। ये जीती हैं वुमेन्स का टूर्नामेंट। ये है सर साउथ कोरिया के खिलाड़ी। ओके, तो महिला की बात हो तो आन सांग यांग और पुरुषों की बात हो तो केंटो मोमोटा जापान के। तो सर जापान के कुछ और खिलाड़ी हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे एक है यकाने यामागुची, ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। एक और है नाओमी ओकुहारा। ठीक, एक और यहाँ के बहुत टेनिस के हैं सर, बहुत फेमस प्लेयर है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। वो है सर नाओमी ओसाका। कंफ्यूज नहीं करना, नाओमी ओसाका और नाजुमी ओकुहारा। ठीक है, ये है बैडमिंटन और ये है सर टेनिस के। ठीक है, ये जापान के खिलाड़ी है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए किस खेल से संबंधित है। ठीक है, अब देखो सर, बात हो रही है बैडमिंटन की। तो जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, यानी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है सर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। ओके, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है सर वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर। ओके, अब देखो बात हो रही है सर इंडोनेशिया की। तो अभी इंडोनेशिया की न्यूज में थी सर एक पनडुब्बी जो कि डूब गई। उसका नाम क्या था? इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी सर जो डूब गई, उसका नाम था केआरआई नंगला। ठीक है, ये हो गई सर, डूब गई, इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी। ठीक है, बात करें अगर इंडोनेशिया की, तो जो G20 समिट होना है, G20 समिट 2022 का, वो होगा सर इंडोनेशिया में। G20 समिट 2022। ओके, इंडोनेशिया के साथ हम 2 युद्धाभ्यास भी करते हैं। कौन कौन सा? एक करते हैं सर गरुड़ शक्ति और एक करते हैं समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति तो इनफैक्ट अभी हुआ है 2-3 हफ्ते पहले। समुद्र शक्ति ये तीसरी बार हमने किया है सर, अभी 2-3 हफ्ते आई थिंक हुआ है। ठीक है, नाम इसका ये हुआ कहाँ है? ये हुआ है सर सुदा स्ट्रेट में, सुंडा स्ट्रेट में। ओके, इंडोनेशिया ने अभी थॉमस कप जीता है। अगर थॉमस कप इस बार का किसने जीता है? ये जीता है सर इंडोनेशिया ने। और एक ये होता है सर बैडमिंटन को लेके। ठीक है, ये होता है बैडमिंटन को लेके। और एक उबर कप होता है, उबर कप। तो उबर कप जीता है चाइना ने। उबर कप जीता है किसने? चाइना ने। ओके, और जो अंडर 20 होगा, अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप जो कि फुटबॉल का होता है सर, बहुत फेमस कप अंडर 20, ये होगा इंडोनेशिया में 2023 में। इंडोनेशिया में ही होगा सर, ये 2023 में होगा। ओके, फीफा वर्ल्ड कप 2023। अंडर 20 की बात ध्यान रखना, अंडर 20 की बात हो रही है। ओके, तो इतनी बात है सर इंडोनेशिया के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इंडोनेशिया में भारत के राजदूत कौन है? ये है मनोज कुमार भारती। ओके, अगला, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्री ने IIT गुवाहाटी में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर भारतीय ज्ञान प्रणाली का उद्घाटन किया है?
प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल, हरदीप सिंह पुरी या धर्मेंद्र प्रधान? तो देखो सर, अभी जो सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर भारतीय नॉलेज सिस्टम यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली और सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी CNT और CIKS का उद्घाटन करा है सर धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, किसने करा है सर? धर्मेंद्र प्रधान ने, IIT गुवाहाटी में। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान के पास क्या कोई और मंत्रालय है? तो बिल्कुल है, इनके पास है सर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ओके, कौन सा एक और है सर? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, देखो सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में, तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च होगा। जो सेंटर फॉर भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसमें सर क्या होगा? इसमें जो अपनी परंपरा, जो भारत की परंपरागत पद्धतियां हैं उसके बारे में रिसर्च होगा, जैसे योगा हुआ, आयुर्वेद हुआ, जो हमारी परंपरागत कृषि प्रणाली है उस पे होगा सर, जो हमारे औषधि पौधे हैं, तो इन सब चीजों पर क्या होगा? रिसर्च होगा सेंटर फॉर नॉलेज, इंडियन नॉलेज सिस्टम में। ठीक है, यह कहाँ स्थापित हुई है सर? IIT गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ पड़ता है सर? आसाम में। ठीक है, तो अभी गुवाहाटी में और क्या हुआ है सर? तो देखो गुवाहाटी में है एक कामाख्या मंदिर, काफी फेमस है सर कामाख्या मंदिर। और दिल्ली से कामाख्या एक ट्रेन चली है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र मेल। ये पहली पैसेंजर ट्रेन है जो पूरी तरह से विद्युतीकृत रास्ते पे चली, यानी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चली है। मतलब पूरी 1-1 किलोमीटर इसका जो है वो विद्युतीकृत रास्ते पे चली हुई है। ओके, ये पहली ट्रेन है सर भारत की, ब्रह्मपुत्र मेल। गुवाहाटी में ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर स्थापित किया जा रहा है। हेरिटेज सेंटर, नदी विरासत केंद्र जिसको बोलते हो सर, वह स्थापित किया जा रहा है। और देखो गुवाहाटी का असम में, तो असम ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ जो कैलेंडर है वो भास्कर बाड़ा कैलेंडर अब यूज कर रहा है, भास्कर बाड़ा कैलेंडर। ओके, असम की सरकार ने एक ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है फिश वाले। ये लॉन्च करा है असम की सरकार ने, मोबाइल ऐप है सर। असम में सर एक शराब है जुडीमा, ठीक है, जो वहां की दिशा हमाओ डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, जिसको वहां की दिशा जनजाति पीती है। ये शराब है सर एक प्रकार की, इसको मिला हुआ है GI टैग जुडीमा शराब को। ओके, ये असम की है। ठीक, देखो असम में 2 त्योहार है जो काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे एक बिहू, तो आपको पता ही होगा, बिहू मनाया जाता है असम में। एक मनाया जाता है सर बैसागु, और एक है सर काफी फेमस वांचुआ। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन होती है। तो वांचुआ त्योहार और बैसागु त्योहार, ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों भी असम में मनाए जाते हैं। और बिहू तो लोग सभी जानते होंगे, बिहू। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसने मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? मुकेश R शाह, मुनीश्वर नाथ भंडारी, अमरेश्वर प्रताप साहिब या राजेंद्र मेनन? तो देखो सर, जो मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिसने शपथ लिया है वो है सर मुनीश्वर नाथ भंडारी। यानी कि मुनीश्वर नाथ भंडारी जो होंगे वो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे सर? मुनीश्वर नाथ भंडारी। देखो, जो हाई कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट, इसकी जो रिटायरमेंट एज होती है इन लोगों की होती है सर 62 साल, और जो सुप्रीम कोर्ट का होता है सर, इनका होता है 65 साल। ओके, तो मुनीश्वर नाथ भंडारी होंगे सर मद्रास हाई कोर्ट के जज। ठीक है, इन्हें शपथ कौन दिलाया? इन्हें शपथ दिलाया मद्रास के गवर्नर, यानी वो तमिलनाडु, मद्रास पड़ता है सर तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के गवर्नर, अभी तमिलनाडु गवर्नर कौन है? RN रवि। ओके, मद्रास है सर तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है? चेन्नई। ओके, देखो सर, बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की एक मूवी है सर जिसका नाम है कुछंगल, जिसे, जो अभी भारत की ऑफिशियल एंट्री होगी ऑस्कर में। ओके, जिसको 94th एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं सर। और क्या होगा, तमिलनाडु का जो कोवलम बीच है,
कोलम बीच को मिला हुआ है सर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। ओके। तमिलनाडु में ही भारत का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूजियम यानी खाद्य संग्रहालय, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु में ही खुला है सर, तंजावुर में, तंजावुर। ओके। तमिलनाडु ने 2 पोर्टल भी लॉन्च करे हैं, कौन कौन से? ई मुनेत्रम और आईटी ननबन, आईटी ननबन, ये 2 पोर्टल भी लॉन्च करा है सर तमिलनाडु ने। ओके। अगला, निम्नलिखित में से किसने रडार वार्निंग रिसीवर RWR के निर्माण और आपूर्ति के लिए भारत सरकार के C295 विमान कार्यक्रम के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एयरबस, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग या डसॉल्ट एविएशन? तो अभी सर रडार वार्निंग रिसीवर C295 विमान कार्यक्रम के तहत जो बनाने के लिए हस्ताक्षर हुआ है वो हुआ है सर एयरबस के साथ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को और आसान बनाते हैं। तो वो क्या हुआ है, एयरबस और टाटा, एयरबस और साथ में टाटा ये मिलके बना रहे हैं सर, दोनों मिलके इकट्ठा बना रहे हैं C295 विमान। ठीक है, ये मिलके बना रहे हैं दोनों C295 विमान। और जो C295 विमान में लगेगा RWR, यानी जो इसमें लगेगा सर RWR यानी कि रडार वार्निंग रिसीवर, ये बना रहा है, ये बनवा रहे हैं किससे? BEL से, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये गवर्नमेंट कंपनी है जो कि हमारी रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सर? BEL के साथ रडार वार्निंग रिसीवर किसके लिए बन रहा है सर? एयर बस के लिए। ओके, C295 कार्यक्रम के तहत C295 विमान बनेगा। ठीक है, अब देखो C295 विमान में RWR की बात करें तो RWR कौन बना रहा है? BEL बना रहा है, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। लेकिन अगर इसी में एक और चीज है सर जो अभी हमने डिस्कस करा है, CMDS की बात करें, यानी कि काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम की बात करें, CMDS जिसको बोलते हैं सर, इसकी बात करें तो ये बना रहा है BDL यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। CMDS की बात करें तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और RWR की बात करें तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोनों भारत सरकार की कंपनियां रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती हैं सर। ओके, देखो BEL जो है ये नेवी के लिए भी हमारी नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम बना रही है, नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम बना रही है। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखिए। अगला, किस देश ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक नया रक्षा गठबंधन किया है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान? तो देखो सर, अभी जो नया रक्षा गठबंधन हुआ है वो हुआ है ब्रिटेन यानी यूके और USA के साथ किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, जिसका नाम होगा सर ऑकस। ऑकस, ए से ऑस्ट्रेलिया, यू से यूके यानी ब्रिटेन, और US यानी USA। ओके, इसके तहत क्या होगा? ऑकस डील के तहत जो 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ये दी जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को। ओके, खासा परेशान है ऑस्ट्रेलिया भी चाइना से, तो इसी के लिए 8 न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए डील हुई है सर, जिसका नाम है सर ऑकस। ठीक है, बात रही ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में अपने राजदूत कौन है भारत के? वो है सर मनप्रीत बोहरा, मनप्रीत बोहरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं अभी स्कॉट मॉरिसन, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सर कैनबरा। कैनबरा, देखो ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है, एक शहर है जिसका नाम है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन, यहां पे सर 2032 का ओलंपिक होगा। जो 2032 का ओलंपिक होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिस्बेन, वहां पे। ओके, देखो अभी अभी COP26 में, जो COP26 हुआ है, COP26 का जो सबमिट हुआ है, इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये तीनों मिलके एक संगठन फॉर्म किए हैं सर, जिसका नाम है आइरिस।
ठीक है, आयरिस, ये तीनों मिलके एक संगठन फॉर्म किए हैं जिसका नाम है आयरिस। ये आयरिस क्या करेगा सर, ये जो छोटे छोटे टापू वाले देश हैं उनकी मदद करेगा उनके ग्रोथ में। ओके, तो ये इस आयरिस में कौन कौन से देश हैं, इसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके। ओके, देखो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक युद्धाभ्यास भी करा है, ऑस इंडेक्स, ठीक है, ये करा है सर अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने घरेलू कामगारों पर पहली बार अखिल भारतीय सर्वेक्षण को हरी झंडी दिखाई है? मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी या अश्विनी वैष्णव? तो देखो सर, ये जो घरेलू कामगारों पर पहली बार अखिल भारतीय सर्वेक्षण है जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, तो इसको हरी झंडी दिखाई है सर भूपेंद्र यादव ने, जो हमारे श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने दिखाई है सर इस ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स को हरी झंडी। देखो इसके तहत क्या होगा ना, जो हमारे घर पे काम करते हैं जिसको हम मेड बोलते हैं या काम वाली बोलते हैं या हेल्प बोलते हैं सर, ये लोग जो काम करती हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स जो होती हैं, इन लोगों के बारे में सर्वे है, इन लोगों का सर्वे होगा, इनकी जो मैरिटल स्टेटस है वो कैसा है, या फिर इनकी पगार कितनी है, ऐसे कितने लोग हैं, इनका एज क्या है, ये क्या काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों का डाटा होगा सर, ताकि सरकार इसको लेके कोई कानून बना सके, कोई प्लान, कोई सुविधा इनको देने के लिए कोई नया स्कीम ला सके, तो वो सब चीजें होगा, इसके लिए सर्वेक्षण होगा। क्या किसने इसको हरी झंडी दिखाई है सर? इसको हरी झंडी दिखाई है भूपेंद्र यादव ने, क्योंकि ये करवा रहा है जो सर्वे, वो करवा रहा है सर श्रम मंत्रालय, जो हमारा श्रम मंत्रालय है भारत सरकार का, वो करा रहा है सर। बेसिकली ये सर्वे श्रम मंत्रालय के अंडर में होगा, और कौन करेगा? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़, श्रम ब्यूरो इसको करेगा। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस कंपनी को एशिया कारपोरेट उत्कृष्टता और स्थिरता पुरस्कार के तहत सामुदायिक सहयोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखो सर, जो एशिया कारपोरेट और उत्कृष्टता और अस्थिरता पुरस्कार है, यानी कि कारपोरेट एक्सीलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड एक्सेस 2021 के तहत जो कम्युनिटी कोलैबोरेशन अवार्ड यानी सामुदायिक सहयोग पुरस्कार है, इसे सम्मानित किया गया है इंडियन ऑयल एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, यानी कि आईओसी को। ठीक है, आईओसी के जो चेयरमैन है ये है श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य ये है सर आईओसी के चेयरमैन। और जो आईओसी अपना पहला हाइड्रोजन प्लांट लगा रही है, ये लगा रही है सर मथुरा रिफाइनरी में, मथुरा यूपी, मथुरा रिफाइनरी में, उत्तर प्रदेश में। ओके, अगला, किस राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों के विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास अधिनियम को, समावेशी विकास अधिनियम है सर, ये छूट गया है, अधिनियम को वापस लेने का फैसला किया है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरल? तो देखो सर, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। इसको और शॉर्ट में समझो, आसानी से आसान भाषा में समझो सर। क्या है? एक्ट है सर जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एक्ट 2020। तो ये एक्ट था सर जो आंध्र प्रदेश में पास हुआ था 2020 में, जिसके तहत जो आंध्र प्रदेश है इसकी 3 राजधानियां होंगी। कौन कौन सी? एक राजधानी थी सर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, एक राजधानी थी कुर्नूल, और एक राजधानी थी अमरावती। 3 राजधानियां होंगी इस एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश की। विशाखापट्टनम जो होगी ये होगी एग्जीक्यूटिव, कुर्नूल होगी जुडिशियल, जुडिशियल कैपिटल, और अमरावती होगी लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव कैपिटल। ठीक है, ये 2020 में बिल आया था विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास अधिनियम। इसको सर क्या कर लिया गया है? वापस ले लिया गया है। और देखो, जब से तेलंगाना अलग हुआ है तब से ये पता नहीं आज की डेट तक कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ है, यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है।
पहले विशाखापत्तनम थी, फिर अमरावती के बारे में बात हुई तो बिल पास नहीं हुआ, फिर अभी आज की डेट में क्लियर नहीं, फिर ये तीनों को ले लिया गया कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल और लेजिस्लेटिव कैपिटल, और आज की डेट में इसे भी वापस ले लिया गया है। तो अभी कुछ पता नहीं है सर कि जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी कहाँ है। ओके, अगला, क्रिकेट में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरल? तो सर ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो कर्नाटक को हराकर जीता है तमिलनाडु ने, और ये तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तीसरी बार जीती है सर। पहली बार ही जीता था इन्होंने 2006 में, जब दिनेश कार्तिक कप्तान थे इनके। ठीक है, ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ये T20 फॉर्मेट में होती है, ये ध्यान रखना, T20 फॉर्मेट में होती है सर। तीसरी बार ही जीता तमिलनाडु ने, इस बार हराया कर्नाटक को, पहली बार ही जीता था 2006 में जब दिनेश कार्तिक कप्तान हुआ करते थे इसके। ओके, देखो इस बारी जो हुआ है ये हुआ है फाइनल मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में, अरुण जेटली स्टेडियम जो कि है दिल्ली में। पहले इसको क्या बोलते थे? पहले ये था फिरोज शाह कोटला, अब इसका नाम बदल के हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ओके, भारत का पहला लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू होना है? महाराष्ट्र, राजस्थान, असम या त्रिपुरा? तो देखो सर, ये जो भारत का पहला लीगो प्रोजेक्ट हो रहा है, ये एक तरीके की लेबोरेटरी होगी सर, प्रयोगशाला होगा। जो भारत का पहला लीगो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है सर, ये शुरू हो रहा है हिंगोली में। हिंगोली पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है सर हिंगोली, तो वहां पे प्रोजेक्ट हो रहा है सर। देखो भारत का पहला है ये जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट है। देखो इसके तहत क्या होता है, जो धरती से जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं उसके बारे में अध्ययन होगा, और भी प्लैनेट्स हैं, और भी प्लैनेट से जो ग्रेविटेशनल वेव्स निकलेंगे उसके बारे में सर अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला हुआ है सर, ये प्रोजेक्ट पहला लॉन्च हुआ है हिंगोली में, महाराष्ट्र में। भारत का ये पहला है। देखो ये बहुत ज्यादा नहीं है विश्व में। अगर हम बात करें यूएसए अमेरिका की, तो अमेरिका में भी सिर्फ 2 ही हैं, एक है वाशिंगटन में और एक है शायद लुजियाना में। लुजियाना में कंफर्म नहीं हूँ, वाशिंगटन में तो है शायद, एक लुजियाना में ही है। सिर्फ 2 ही है, उतना बड़ा विकसित देश अमेरिका, उसमें भी सिर्फ 2 ही हैं। ओके, लीगो प्रोजेक्ट जो लीगो लेबोरेटरी हो रही है ये शुरू हो रही है भारत में पहली, हिंगोली, महाराष्ट्र में। अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए पुडुचेरी सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? HDFC बैंक, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक या SBI बैंक? देखो सर, बेसिकली क्या है ना, जो डेयरी किसान है पुडुचेरी की, उनको लोन प्रदान करने के लिए, ऋण देने के लिए जो समझौता किया है वो किया है SBI ने, यानी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। देखो इसके तहत क्या होगा, जो डेयरी किसान है, मतलब जो क्या करते हैं, दूध निकालते हैं, जनरली मवेशी पशुओं को पालते हैं, गाय भैंस इन सबको पालेंगे और दूध निकालेंगे और ले जाके सहकारी दुग्ध उत्पादक जो संघ होते हैं उनको दे देंगे। जैसे अमूल है, सहकारी लिमिटेड है, सब इन सबों को ले जाके दे देते हैं। तो इनके लिए जो ऋण प्रदान करने की सुविधा के लिए जो वो कोलैबोरेशन हुआ है वो हुआ है सर SBI बैंक के साथ। देखो SBI की एक योजना है जिसका नाम है सफल। ठीक है, मतलब कि सिंपल एंड अफोर्डेबल एग्रीकल्चर लोन। ठीक है, जिसके तहत क्या होगा, 3 लाख रुपए का लोन इनको आसानी से दिया जा सकेगा, डेयरी किसानों को भी। ओके, अगला देखो बात हो रही है SBI की, तो अभी SBI के जो चेयरमैन है ये कौन है? ये है दिनेश कुमार खर। दिनेश कुमार खर। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? लखनऊ, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? तो देखो सर, ये जो 34वां अखिल भारतीय डाक कुश्ती चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी करेगा नई दिल्ली। ठीक है, इसमें टोटल अगर हम देखें तो 98 पहलवान जो होंगे वो भाग लेंगे, और इसके जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे बजरंग पुनिया, ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।